हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपने इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो जिसने मेरी पहले लाइफ प्रोसेसेस वाली वीडियोस नहीं देखी, पहले वो देख ले ताकि तुम्हें ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो चलो अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? देखो, रेस्पिरेशन क्या है? एक इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। रेस्पिरेशन अपने क्यों करते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अपने क्या करते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। और ये किसके द्वारा की जाती है? ये सेल्स के द्वारा की जाती है। जो एनर्जी बनेगी वो किसके द्वारा बनाई जाएगी? सेल्स के द्वारा बनाई जाएगी। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है देखो भी। रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर एक तो होती है ब्रीथिंग। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। इनहेलेशन अपने किसका करते हैं? ऑक्सीजन गैस का। और एक्सहेल किसको करते हैं? CO2 गैस को। तो ब्रीथिंग क्या है? फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का। सबसे पहले अपने क्या करेंगे? सांस लेंगे, जिससे क्या होगा? इनहेल करेंगे ऑक्सीजन और एक्सहेल करेंगे CO2। अब ब्रीथिंग के बाद अपने क्या करते हैं? जो अपने ग्लूकोज है, फूड खाया है, फूड से अपने को क्या मिला है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या करेंगे? ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे और उससे क्या बना लेंगे? एनर्जी। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके उससे बना लेंगे एनर्जी। और ये प्रोसेस किस में होती है? विद इन द सेल्स। ये प्रोसेस किस में होती है? सेल के अंदर होती है। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसके अंदर अपने क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैसेस को लेके और ग्लूकोज को तोड़कर उससे क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं। और वही एनर्जी अपने क्या करते हैं? वेरियस प्रोसेसेस यूज़ कर काम करने में, या जो भी अपने वर्क करते हैं वो वर्क करने में अपने यूज़ करते हैं। तो अब देखो भी, रेस्पिरेशन के क्या होते हैं? डिफरेंट पाथवेज होते हैं। कैसे रेस्पिरेशन होती है? सेल के अंदर कैसे होता है? सेल के अंदर कहाँ रेस्पिरेशन होती है? उसका बात करें तो सबसे पहले बात करूँ तो जो ग्लूकोज है, अपना ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब ग्लूकोज टूटेगा किसके अंदर? पायरवेट के अंदर। पायरवेट के अंदर इसका फॉर्मूला होता है C3H4O3। 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरेट के। और ये प्रोसेस कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे पहले क्या होगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरेट मॉलिक्यूल के अंदर टूटेगा। 2 पायरेट बनेंगे और ये कहाँ प्रोसेस होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। और इस प्रोसेस का एक स्पेशल नाम होता है, इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स क्या होता है? ग्लूकोज का पायरेट के अंदर टूटना। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। अब देखो भी, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट पाथवे होते हैं। तो 3 मेजरली क्या है? 3 तरीके से पायरेट का आगे टूटता है। पायरेट पहुंचता है, फिर अगर बात करूं मैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं जब क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन क्या है? सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे ह्यूमंस की एग्जांपल लें तो पायरेट कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल का एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि वही सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, या पूरी बॉडी के लिए वही एनर्जी जनरेट करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जब अपने क्या है? जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जैसे ह्यूमंस के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरेट जाएगा और वो टूट जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2 प्लस वाटर, और प्लस में प्रोड्यूस कर देगा एनर्जी। CO2 वाटर और प्लस में प्रोड्यूस कर देगा एनर्जी। ये तो हो गया जब क्या है? सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब दूसरी बात करें भी, जब क्या है? ऑक्सीजन नहीं है, मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है। ये किसके अंदर होता है? जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। जो अपना रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, और एनएरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, और एनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंस होती है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन शो करता है? ईस्ट। ईस्ट जो होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या करता है? एनएरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर रेस्पिरेशन करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, और क्या बना देता है? एथनॉल। एथनॉल बना देगा। एथनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्या बना देगा? एथनॉल। प्लस में CO2 गैस, प्लस में कुछ अमाउंट में एनर्जी बनेगी। कब? किस में होगा? ईस्ट के अंदर होगा। ईस्ट के अंदर क्या होता है? जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो क्या होता है? जो एथनॉल बनता है। हमेशा याद रखना, ईस्ट क्या बनाएगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ग्लूकोज को एथनॉल के अंदर कन्वर्ट करेगा, और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन रिएक्शन। फर्मेंटेशन रिएक्शन। फर्मेंटेशन करते हैं, अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं। एथनॉल क्या होता है? अल्कोहल ही होता है। तो ग्लूकोज शुगर से अपने अल्कोहल बनाते हैं। वो किस प्रोसेस से बनाते हैं? ईस्ट की वजह से बनाते हैं। ईस्ट क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, और जिससे क्या करता है? एथनॉल प्रोड्यूस करता है। अब तीसरा पाथवे आ जाता है जब क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन है। लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नेसेंट ऑक्सीजन है, मीन्स कम ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये कहाँ होता है? ये अपनी मसल सेल्स के अंदर होता है, मसल सेल्स के अंदर। अब मसल सेल्स के अंदर क्या होता है? जब अपने कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होता है? अपनी मसल्स एक्टिवली एनर्जी कंज्यूम कर रही है, और उतनी अमाउंट में ऑक्सीजन उनको मिल नहीं पाते कि वो जल्दी जल्दी से एनर्जी जनरेट कर सके। तो तब क्या बन जाता है? मसल्स के अंदर बन जाता है लैक्टिक एसिड। तब क्या बन जाता है? मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्लस CO2 और प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है मसल सेल्स के अंदर, जब अपने एक्टिवली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो क्या बन जाता है? मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है, और लैक्टिक एसिड ही क्या करता है? मसल सोरनेस और पेन कोज करता है। मसल्स के अंदर सोरनेस होती है जब अपने एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद मसल्स दर्द करने लग जाते हैं, या मसल सोरनेस होती है, पेन होता है, तो वो किस वजह से होता है? उसके अंदर मसल्स सेल्स के अंदर क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब लैक्टिक एसिड अपने आप टूट जाता है जब सफिशेंट अमाउंट में क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिल जाती है। तो लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। जब सफिशेंट अमाउंट में क्या मिल जाती है? अपने को ऑक्सीजन मिल जाती है, तो लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो ये अपनों ने क्या कर लिया? एनर्जी बना ली। अब ये एनर्जी क्या आएगी? अपने को ATP बनाने में काम आएगी। ATP क्या होती है वो देखो। अब अपनी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ADP प्रेजेंट होती है। ADP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। और ATP जो होती है उसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब ATP क्या है? ATP की फॉर्म में अपने बॉडी के अंदर एनर्जी क्या रहती है? एनर्जी जो रहती है वो क्या रहती है? स्टोर रहती है। ATP की फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर क्या रहती है? एनर्जी स्टोर रहती है। तो होता क्या है? अब देखो भी, जब अपनी बॉडी के अंदर ADP है और ADP के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाती है,
किसकी हेल्प से? जो एनर्जी अपने ने बनाई है, रेस्पिरेशन प्रोसेस करके जो एनर्जी बनाई है उसकी हेल्प से एडीपी के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाएगा, जिससे वो क्या बन जाएगी? एटीपी बन जाएगी। और एटीपी क्या रहेगी? एनर्जी की फॉर्म होती है जो क्या रहती है? बॉडी के अंदर स्टोर रहती है। जब अपने को ज़रूरत होगी तब अपने क्या करेंगे? एटीपी को तोड़ देंगे। एटीपी को तोड़ देंगे तो एडीपी बन जाएगा, प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएगी, प्लस एनर्जी निकल जाएगी। और एनर्जी निकलेगी 30.5 किलो जूल पर मोल के बराबर। कितनी एनर्जी निकलती है? 30.5 किलो जूल पर मोल। जब अपने एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी को तोड़ते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी को तोड़ते हैं तो कितनी अमाउंट में एनर्जी निकलती है? 30.5 किलो जूल पर मोल के बराबर। अब हुआ क्या? देखो, जो एनर्जी अपनों ने यहाँ रेस्पिरेशन के अंदर बनाई वो अपने को किस काम आती है? एटीपी बनाने के काम आती है। एटीपी क्या होती है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो जिस फॉर्म के अंदर अपने एनर्जी को बॉडी के अंदर स्टोर रखते हैं। अब एटीपी क्या है? बॉडी के अंदर एनर्जी क्या रहती है? स्टोर रहती है एटीपी की फॉर्म में। अब एटीपी बन जाती है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो एटीपी बन जाती है। अब वो एनर्जी स्टोर रहेगी। अब अपने क्या करेंगे? जब अपने को एनर्जी चाहिएगी तो अपने क्या करेंगे? एटीपी मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे और उससे क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। और वो एनर्जी किसके बराबर होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल के बराबर वो एनर्जी होती है। तो ये तो अपनों ने बात कर ली भी कैसे कैसे डिफरेंट पाथवे होते हैं। ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है, अदर जो एरोबिक शो करते हैं उनके अंदर कैसे होता है, एनारोबिक कैसे होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है। तो ये सारे क्या चीज़ होगी? अपनों ने रेस्पिरेशन पढ़ ली। अब बात आ जाती है भी रेस्पिरेशन की फर्स्ट प्रोसेस बताई थी ब्रीथिंग की। तो ब्रीथिंग कैसे होती है और ब्रीथिंग के अंदर क्या क्या होता है वो उसके बारे में अपनों ने अब पढ़ेंगे। तो ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? लंग्स। मेन काम किसका होता है? लंग्स का काम होता है ह्यूमंस के अंदर। तो ह्यूमंस की बात करें तो ये आ गया अपने पास ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है? एक पेयर ऑफ लंग्स होता है। 1 पेयर ऑफ क्या होगा? लंग्स होगा। अब देखो भी कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है ह्यूमंस के अंदर, वो अपनों ने कंप्लीट देखते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? ब्रीथिंग प्रोसेस पढ़ेंगे ह्यूमंस के अंदर। ब्रीथिंग प्रोसेस पढ़नी है ह्यूमंस के अंदर। इनहेलेशन की बात करें, इनहेलेशन मीन्स सांस अपने क्या ले रहे हैं? अंदर ले रहे हैं। तो इनहेल कैसे करते हैं? अब देखो भी अपने बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लंग्स के अंदर डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है? डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। डायफ्राम जब डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो क्या होगा? लंग्स के अंदर यहाँ स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। स्पेस इंक्रीज होगा तो यहाँ जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा। और बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो जो एयर है वो क्या करेगी? इनवर्ड मूवमेंट करेगी। जब डायफ्राम डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो क्या होगा? यहाँ वॉल्यूम बढ़ जाएगी। वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो जाएगा? एयर का प्रेशर अंदर डिक्रीज कर जाएगा बाहर के मुकाबले। तो एयर क्या करेगी? इनवर्ड मूवमेंट करेगी। इनवर्ड मूवमेंट करेगी तो सबसे पहले एयर आएगी किसके अंदर? नोस्ट्रिल्स के अंदर। सबसे पहले एयर किसके अंदर आएगी? नोस्ट्रिल्स के अंदर। 1 पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, एक लेफ्ट नोस्ट्रिल और एक राइट नोस्ट्रिल्स। अब नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन हेयर्स मीन छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। अब आपने देखा होगा नाक के अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। फिल्ट्रेशन का काम करते हैं मीन्स जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह है उनको फिल्टर का काम कौन करेगा? फाइन हेयर्स। और नोस्ट्रिल्स के अंदर एक और चीज़ होती है, क्या होता है? म्यूकस। म्यूकस भी क्या करता है? सेम काम करता है। सबसे पहले एयर किसके अंदर आएगी? नोस्ट्रिल्स के अंदर।
अब नोस्ट्रिल से एयर जाएगी नेसल कैविटी के अंदर, नोस्ट्रिल से एयर जाएगी नेसल कैविटी के अंदर। नेसल कैविटी की बात करें तो नेसल कैविटी के अंदर जो देखो ये है नेसल कैविटी, ये नोस्ट्रिल्स आ गए और ये आ गई अपने पास नेसल कैविटी। जैसे ये बक्कल कैविटी है, फ्री स्पेस ऑफ माउथ, वैसे ही फ्री स्पेस ऑफ नोज़ को क्या कहा जाता है, नेसल कैविटी कहा जाता है। अब नेसल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज। सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू मीन्स सेल्स होंगे, बहुत सारे ऐसे सेल्स होंगे और सेल्स के ऊपर क्या होगा, सीलियाज होंगे, सीलियाज होंगे, छोटे छोटे सीलिया होंगे। फाइन हेयर सीलियाज बताए थे क्या होते हैं, सीलियाज होंगे। अब सीलियाज क्या करेंगे, जो छोटे बिल्कुल माइन्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं, माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको क्या करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे ताकि वो क्या है, एयर के साथ आगे ना जा सके, एयर के साथ क्या ना जा सके, आगे ना जा सके। अब नेसल कैविटी के बाद एयर जाएगी किसके अंदर, फेरेंक्स के अंदर। नेसल कैविटी के बाद एयर जाएगी किसके अंदर, फेरेंक्स के अंदर। फेरेंक्स के अंदर बताया था कॉमन पैसेज होता है एयर प्लस फूड का, कॉमन पैसेज होता है एयर प्लस फूड का फेरेंक्स के अंदर। जिसने मेरी डाइजेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, मैंने कंप्लीट उसमें डाइजेशन करवाया है, वो पहले जाके वो देख ले ताकि तुम्हें पता चल जाए कि फेरेंक्स के अंदर क्या होता है, फूड का डाइजेशन कैसे होता है, ग्लूकोज कैसे बनता है और ग्लूकोज टूटता कैसे है या किस से टूटता है, किस से बनता है, कैसे आता है, पहले जाके वो वीडियो देख ले। अब फेरेंक्स के बाद जो एयर जाएगी वो किसके अंदर जाएगी, लैरिंक्स के अंदर। फेरेंक्स के बाद कौन सा पार्ट आ जाता है, लैरिंक्स। ये देखो मैं, फेरेंक्स के बाद ये फेरेंक्स आ गया अपना और यहाँ से शुरू हो जाता है अपना लैरिंक्स और इधर से ये आ गई इसोफेगस या फूड पाइप, ये फूड पाइप आ गई और ये अपने आ जाती है विंड पाइप। जो लैरिंक्स का फर्स्ट पार्ट होता है वहाँ प्रेजेंट होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का क्या काम होता है, जब अपने फूड खाते हैं तो वो क्या कर देता है, विंड पाइप को बंद कर देगा। जब अपने फूड खाते हैं तो वो क्या कर देगा, विंड पाइप को बंद कर देगा ताकि क्या ना हो, जो फूड पार्टिकल्स हैं वो विंड पाइप के अंदर ना चले जाए। जब अपने फूड खाएंगे तो एपिग्लोटिस क्या करेगा, विंड पाइप को बंद कर देगा ताकि क्या है, फूड पार्टिकल्स विंड पाइप के अंदर ना चले जाए। तो ये काम होता है एपिग्लोटिस का। अब नेक्स्ट आ जाता है एपिग्लोटिस के बाद लैरिंक्स को क्या कहा जाता है, साउंड बॉक्स। लैरिंक्स को क्या कहा जाता है, साउंड बॉक्स, क्योंकि ये क्या करता है, ह्यूमंस के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है जिनके वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। जिनके वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। अब वोकल कॉर्ड्स क्या होती है, ऐसे दो वी शेप में ऐसे कॉर्ड्स प्रेजेंट होंगी और जो वाइब्रेट करेंगी और उनसे क्या प्रेजेंट होगा, उनसे क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। अब लैरिंक्स के बाद वो एयर कहाँ एंटर करती है, ट्रैकिया के अंदर। लैरिंक्स के बाद एयर एंटर करेगी ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया को अपने क्या कहते हैं, विंड पाइप। ट्रैकिया के अंदर क्या क्या कहते हैं, ट्रैकिया को विंड पाइप। अब ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब देखो भी, ये ट्रैकिया और ये जो रिंग्स देख रही हो इनको कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ट्रैकिया जो है इसको ये जो है इनको कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये क्या करती है, जब एयर पास नहीं हो रही, मींस विंड पाइप के अंदर एयर पास नहीं हो रही, तब वो क्या करेंगी, तब वो विंड पाइप को क्या कर देगी, कोलैप्स होने से बचाती है।
जब एयर पास नहीं हो रही तो विंड पाइप क्या ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए। इससे क्या करती है, विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाती है। व्हेन एयर इज नॉट पासिंग, व्हेन एयर इज नॉट पासिंग, जब क्या करती है वो विंड पाइप को कोलैप्स होने में बचाती है। अब जो ट्रैकिया है वो आगे लंग्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, किसके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर। जब वो क्या है, ट्रैकिया आगे जाके लंग्स के अंदर एक लेफ्ट ब्रोंकाई और एक राइट ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाती है। अब देखो भी, ट्रैकिया आगे डिवाइड होगी किसके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकाई कितनी होगी, एक होगी लेफ्ट साइड जाएगी और एक जाएगी राइट साइड। कैसे, ये ट्रैकिया आ रही थी, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है और ये आगे जाके इधर चली गई। एक तो चली गई किसके अंदर, लेफ्ट लंग के अंदर, और एक चली गई किसके अंदर, राइट लंग के अंदर। एक चली गई लेफ्ट लंग के अंदर और एक चली गई राइट लंग के अंदर। अब वो जो ब्रोंकाई है वो आगे डिवाइड करेगी, ब्रोंकाई आगे डिवाइड करेगी किसके अंदर, ब्रोंकियोल्स के अंदर। ब्रोंकाई आगे डिवाइड करेगी ब्रोंकियोल्स के अंदर। कैसे डिवाइड करेगी, अब देखो, ये ब्रोंकाई है, ये आगे डिवाइड किया इसने, ऐसे डिवाइड किया, ये ब्रोंकाई है और ये आगे क्या करेगी, डिवाइड करेगी ब्रोंकियोल्स के अंदर। ये हो गया अपना प्राइमरी ब्रोंकियोल। प्राइमरी ब्रोंकियोल फिर आगे डिवाइड करेगा किसके अंदर, ये आ गया सेकेंडरी ब्रोंकियोल, और सेकेंडरी ब्रोंकियोल आगे डिवाइड करेगा किसके अंदर, टेरेसरी, ये आ गया टेरेसरी ब्रोंकियोल्स। ये थी अपनी, क्या थी, ये विंड पाइप, जिसको ट्रैकिया का। विंड पाइप आगे डिवाइड हुई किसके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर, और ब्रोंकाई आगे डिवाइड हुई किसके अंदर, ब्रोंकियोल्स के अंदर। प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स और टेरेसरी ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के एंड जो टर्मिनल पॉइंट है उस पे प्रेजेंट होती है एल्वोली। ब्रोंकियोल्स की जो टर्मिनल पॉइंट है उस पे क्या प्रेजेंट होती है, एल्वोली। एल्वोली क्या करती है, एल्वोली ही का क्या काम आती है, गैसियस एक्सचेंज में काम आती है। मींस ब्रोंकियोल्स आगे डिवाइड करते जाते हैं और किस में डिवाइड हो जाते हैं, एल्वोली के अंदर। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं एल्वोलर सैक, और इनके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स आती जाती रहती हैं, और यहीं से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अब देखो भी क्या होता है, कैसे होता है गैसियस एक्सचेंज। एल्वोली के अंदर आ गई गैस। अब जो ऑक्सीजन है, जो क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसे जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी। हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, आयरन होता है, 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। तो आयरन के साथ क्या हो जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है। आयरन के साथ क्या करेगी, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, और वो क्या करेगी, ट्रैवल करेगी सारे सेल्स तक ट्रैवल करेगी। कौन, ऑक्सीजन। और जो CO2 होती है, जो सेल्स ने CO2 जनरेट की है, वो क्या होती है, मोर सोल्यूबल होती है किससे, एज कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन। जो CO2 होती है वो मोर सोल्यूबल होती है एज कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन। तो वो किस में, डिजोल्व्ड फॉर्म में ट्रैवल करती है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। देखो यहाँ एल्वोली है और यहाँ क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। तो ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाती है और CO2 यहाँ से बाहर निकल जाती है।
बाहर निकल जाती है। तो उसी से क्या होता है, CO2 बाहर निकल गई, सेम कंडीशन होगा, और एक्सेलेशन भी सेम जिस रूट से आई है उसी रूट से CO2 बाहर निकाल दी जाती है। अब जो ऑक्सीजन होती है वो तो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके जाती है और क्या करती है, सारे सेल्स तक पहुंचती है। और जो सेल्स ने CO2 जनरेट की है वो क्या होती है, डिज़ोल्व्ड फॉर्म में, ब्लड के अंदर डिज़ोल्व्ड फॉर्म में क्या आती है, लंग्स तक वापस आती है। तो ये अपना क्या हो गया, कंप्लीट रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। भी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या काम आते हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो ये सारे क्या हो गए, पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना कंप्लीट हो गया। तो जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, ताकि क्या है तुम तक ये अच्छी वीडियो जल्द ही पहुंच सके। थैंक यू।